everyone. So today we are going to talk about the topic that is RNA. Previous lecture में we were talking about DNA और अभी अपन आगे चलते हैं, we'll talk about the RNA. So what is the major difference between RNA and DNA? ठीक है, so difference ये है कि DNA is considered as a genetic material. In most of the living organism, DNA serves as a genetic material, but RNA does not. ठीक है, we'll talk about the reasons why not. Okay, but पहले अपन RNA के बारे में बात कर लेते हैं कि RNA कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो it also serves as a genetic material for lower organisms, very lower organisms. Okay, so मैं लिख देता हूँ RNA working as a genetic material and working as a non-genetic material. RNA working as a genetic material and RNA working as a non-genetic material. ठीक है, तो अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करता हूं यहां पे, तो जेनेटिक मटेरियल में वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ HIV. ओके, HIV में RNA होता है. फिर आई कैन टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा. ओके, आई कैन टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा एज वेल. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट PMV, दैट इज टोबैको मोसैक वायरस. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द रियो वायरस. सो इन जनरल मोस्ट ऑफ द viruses would have RNA as a genetic material. ठीक है, एंड viruses are the most oldest. ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर आपको RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा. इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं. ये तीनों के अंदर देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और इसके पास देयर इज डबल स्ट्रैंडेड RNA. ठीक है, HIV, इन्फ्लुएंजा, टोबैको मोसैक वायरस, ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और रियो वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड RNA. ठीक है, अब नॉन जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं. RNA वर्किंग एज अ नॉन जेनेटिक मटेरियल, तो कौन से केसेस में? सो वी हैव द मैसेंजर RNA और द राइबोसोमल RNA. दिस इज वन. ठीक है, देन वी हैव messenger RNA and then we have the transfer RNA. ठीक है, so we have the ribosomal RNA, we have the messenger RNA and we have the transfer RNA. ये तीनों क्या है? नॉन जेनेटिक मटेरियल है. they are not working as a genetic part. ठीक है, they are not helping in transferring information from one generation to another. ठीक है, so इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, नॉन जेनेटिक मटेरियल के बारे में. ठीक है, so we have the rRNA, then we have the mRNA and we have the transfer RNA. ठीक है, तीन कैटेगरीज हो गई. ठीक है, rRNA was discovered by Kuntz. It was discovered by Kuntz. ठीक है, mRNA was discovered by Jacob and Monod. Was discovered by Jacob and Monod, and tRNA was discovered by Crick. It was discovered by Crick
rRNA, that is the ribosomal RNA, or which forms the ribosome, is the most abundant RNA. 80% of the cell is occupied by rRNA. Most abundant. Okay, 80% of the cell is occupied by the RNA, और the 80% of RNA जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, that is rRNA. ठीक है. मैसेंजर आरएनए की अगर बात करते हैं, सो दे हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन. दे हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन. ठीक है. और अगर टीआरएनए की बात करते हैं, तो दिस आर दी स्मॉलेस्ट आरएनए एंड दी वंस विच आर सोल्यूबल. ठीक है. टीआरएनए इज द सोल्यूबल आरएनए. ठीक है. दूसरे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर बात करते हैं, सो आरआरएनए एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द आरआरएनए. सो वी कैन आल्सो टर्म देम एज द स्ट्रक्चरल राइबोसोम्स. दे आर टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल राइबोसोम्स and catalytic. Structural ribosome and they are catalytic. Catalytic activity में क्या था, तो मैं लिख देता हूं formation of peptide bond between टू एमिनो एसिड्स. है ना, दो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरआरएनए. ठीक है. मैसेंजर आरएनए की अगर बात करते हैं, तो मैसेंजर आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि डीएनए के पास से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको कॉपी करने का काम करता है मैसेंजर आरएनए, और तभी जाके बनता है प्रोटीन. ठीक है. विल टॉक अबाउट इट डिटेल में. तो मैं लिखता हूं डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, और फिर जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है. आई पुट इट हियर. ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट या फिर इंफॉर्मेशन आरएनए. ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट या फिर इंफॉर्मेशन आरएनए, बिकॉज दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए एंड देन द प्रोटीन इज फॉर्म्ड. टीआरएनए की बात करते हैं, तो टीआरएनए का काम क्या है, एमिनो एसिड को लेके आना टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम के पास लेके आना. ठीक है. तो मैं यहां पर लिखता हूं द फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज to bring amino acid to the site of protein synthesis. टीआरएनए का मेन काम क्या है कि अमीनो एसिड को लेके आओ, कहां पे लेके आओ, राइबोसोम के पास, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है. क्लियर है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, डिस्कवर्ड बाय कुन्स, डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनोड, डिस्कवर्ड बाय क्रिक. Most abundant 80% of the RNA that is found in the cell is the ribosomal RNA. It is a structural ribosome or catalytic ribosome because ये एक biochemical process के through अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. मैसेंजर आरएनए की अगर बात करते हैं, दे हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन. क्यों शॉर्टेस्ट? क्योंकि इनका मेन काम क्या है, क्या डीएनए के पास से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करो, लेके आ जाओ, राइबोसोम को दे दो, इतना ही काम है. सो दे हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन. इसलिए वी आल्सो टर्म देम एज अ टेम्पलेट और इंफॉर्मेटिव आरएनए. ठीक है. सो डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन राइबोसोम के पास जाके.
दिस इज द स्मॉलेस्ट आरएनए, ये जो आरएनए है स्मॉलेस्ट आरएनए है और सोल्यूबल भी है, और इसका काम क्या है, अमीनो एसिड को लो, साइटोप्लाज्म में से उठाओ और जाके डिलीवर करो एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम के पास जहां प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है वहां पर जाके डिलीवर कर दो, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं तो आपको पता है राइबोसोमल आरएनए दैट इज गोइंग टू फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है। और राइबोसोम की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आरएनए जो है वो बनाने वाला है राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम के बारे में अगर पता है अपन को, सो लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा था यार, प्रोकैरियोट्स के पास जो राइबोसोम है और जो यूकैरियोट्स के पास राइबोसोम है, दोनों अलग अलग है। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के पास राइबोसोम अवेलेबल है, और ये दोनों राइबोसोम्स क्या है, अलग अलग, क्या डिफरेंट। तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम को कहा जाता है 70S और यूकैरियोट्स के राइबोसोम को कहा जाता है 80S, ठीक है। अब 70S में दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, सेम गोज फॉर दी 80S। तो जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज 30S और जो लार्ज सब यूनिट है दैट इज 50S, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट इज 30S, लार्ज सब यूनिट इज 40S। यू डोंट नीड टू ऐड देम अप, मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूं, एडिशन नहीं करना होता है। एस इज द स्वेटबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, जो सेडिमेंटेशन के रेट को डिटरमिन करता है, ठीक है। तो और ये जो स्मॉल सब यूनिट है, ओके, स्मॉल सब यूनिट के पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो इसके पास है 16 सिंगल स्ट्रैंडेड sRNA, 16S RNA, 16S rRNA बोलेंगे, SS ठीक है, 16S rRNA है। और दूसरी जो चीज इसके पास है दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, इट कंसिस्ट ऑफ 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट है, जो 50S है, इट कंसिस्ट ऑफ, आई पुट इट हियर, 23S rRNA, it consists of 23S rRNA and 5S rRNA, ठीक है। 23S है और फिर 5S rRNA भी इसके पास अवेलेबल है। और प्रोटीन्स की अगर बात करते हैं, सो यहाँ पे प्रोटीन्स कितने अवेलेबल है, 32 प्रोटीन्स, 32 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल, 32 टाइप्स of proteins are available, ठीक है। सो यहाँ पे 23S rRNA है, 5S rRNA है और 32 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है। और यहाँ पे 16S rRNA है, 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल किसके पास, 70S वाले राइबोसोम के पास, ठीक है। 70S राइबोसोम के पास, 70S राइबोसोम के पास 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 32 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉलेस्ट सब यूनिट में 21 टाइप्स। अगर यूकैरियोट्स के पास जाते हैं तो यूकैरियोट्स में भी सेम फिनोमिना है, सेम सेटअप है, स्मॉल सब यूनिट है एंड देन देयर इज लार्ज सब यूनिट। तो इसका जो स्मॉल सब यूनिट होता है आप सबको पता है दैट इज 40S, दैट इज 40S एंड द लार्जेस्ट सब यूनिट इज 60S। 40 एंड 60 फिर से मैं बोलता हूं, यू डोंट नीड टू एड इट अप। कौन सा वाला आरएनए है इसके पास, सो यहां पे जो आरएनए अवेलेबल है दैट इज 18S rRNA, इट हैज, यहां लिख देते हैं
18S rRNA, and it consists of 33 types of proteins. It consists of 33 types of proteins. ठीक है, और अगर लार्ज वाले यूनिट की बात करते हैं, लार्ज वाले सब यूनिट की बात करते हैं, जिसको आई कंसिडर इट एज 60S, इसको कंसिडर किया है 60S, तो उसके पास 28S राइबोसोमल आरएनए है, इसके पास 5S राइबोसोमल आरएनए है, ओके, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5.8S rRNA, ठीक है। और प्रोटीन्स की अगर बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। हाउ मेनी टाइप्स? 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल है लार्जेस्ट सब यूनिट में, ठीक है। सो फिर से मेंशन कर देते हैं, 23S rRNA, 5S rRNA एंड 5.S rRNA एंड 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे कितना टाइप्स है? 33 टाइप्स है एंड 18S rRNA, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि स्मॉलर सब यूनिट्स में क्या क्या चीजें हैं और जो लार्ज सब यूनिट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखते हैं तो पूरी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यह आ जाता है कि दोनों में कौन सा rRNA कॉमन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 5S rRNA है 70S वाले के पास, और यहाँ पे भी 5S rRNA है, ठीक है। तो 5S rRNA is common in both 70S and 80S, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है, दैट इज द 23S rRNA and the 20S rRNA। ये काफी इंपॉर्टेंट बायो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो मैं इसको रब करके मेंशन कर देता हूं, पॉज कर देना वीडियो, डिटेलिंग कॉपी कर लेना। So what do we have? We have 23S rRNA and 28S rRNA. (23S rRNA and 28S rRNA), ठीक है। किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है 70S राइबोसोम को, ये बिलोंग करता है 80S राइबोसोम को। और ये दोनों क्या काम करते थे? वर्क, दे परफॉर्म अ कैटालिटिक एक्टिविटी, दोनों परफॉर्म अ कैटालिटिक एक्टिविटी, they perform a catalytic activity, that is joining of two amino acids, joining of 2 amino acid through peptide bond, joining of 2 amino acids through the peptide bond, ठीक है। सो आपको याद रखना है 23S rRNA एंड 28S rRNA 80S एंड 70S को जो बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोटिक वाले को और यूकैरियोटिक वाले, ठीक है। सिंपल एंड इजी। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी डन बाय दिस 2 rRNA, ठीक है। दे वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं अपन दूसरे टाइप के पास, दैट इज द मैसेंजर आरएनए, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। अभी मैसेंजर आरएनए की अगर मैं बात करूं, नाम से ही पता चल जाता है कि यार इसका काम क्या है। सो जैसे कि क्या होता है, डीएनए के पास कोड्स अवेलेबल है। कोड्स मतलब नाइट्रोजन बेसिस, जैसे कि ए है,
टी है, जी है, सी है। आपको पता होना चाहिए कि टी के साथ हमेशा ए जाएगा और ए के साथ हमेशा टी जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस वाले पार्ट विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब वो टॉपिक आएगा। यहाँ पे मैं खाली आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो डीएनए होता है वो अनवाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनवाइंड। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू अनवाइंड एंड व्हेन इट अनवाइंड्स इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। जो बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो टूट जाते हैं। ओके, दिस इज ए जी टी सी, दिस इज टी सी जी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या था? जी था, जी अलग हो गया, सी अलग हो गया, सी के सामने जी होता है तो यहाँ पे भी जी अलग हो गया, ए, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी और यहाँ पे ए। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड्स टूट चुके हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मैसेंजर आरएनए का। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है? कोड्स को कॉपी करता है। कोड्स को कॉपी करता है, बट जो कोड्स कॉपी होते हैं दोज आर नॉट द एग्जैक्ट। ये कोड्स कॉपी नहीं होते, इसके अपोजिट कोड्स कॉपी होते हैं। मतलब जी अगर है तो जी के सामने मैसेंजर आरएनए जो कोड कॉपी करेगा दैट इज सी। सी के सामने इट इज गोइंग टू कॉपी जी। ए के सामने टी होता है, पर आरआरएनए की अपन बात करें तो आरएनए में थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा यूरासिल, ओके, और यहाँ पे टी की जगह पे आ जाएगा ए। तो अगर आप देखो तो इसने याले स्ट्रैंड से कॉपी किया, पर कॉपी जो कोड्स हुए दे आर ऑफ द अदर स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो सी यहाँ पे था, सी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे था, जी यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे, तो यहाँ पे यू आ गया और यहाँ पे ए आ गया। तो कॉपी भले यहाँ से हुआ है, पर कोड्स कौन से कॉपी हुए? दैट इज ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड। इसी की वजह से इसे टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है, टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाएगा, और इंफॉर्मेशन आरएनए भी कहा जाएगा। दिस इज द रीजन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बना है ये कहां बना है? न्यूक्लियस के अंदर बना। दिस ऑल हैपेंड इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ द मैसेंजर आरएनए हैज टू लीव द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस को छोड़ के जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में जाएगा राइबोसोम के पास। और जब वो राइबोसोम के पास जाएगा तो राइबोसोम उसके ऊपर के कोड्स को रीड करेगा। ठीक है, तो मैं मैसेंजर आरएनए बता देता हूं एक बड़ा सा, जिसके ऊपर कोड्स कॉपी हो चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग थ्रू द डिटेलिंग पार्ट अभी। ओके, दिस इज द मैसेंजर आरएनए। अगर अपन कंसीडर करें सो इट वुड हैव द कोड्स ऑन इट। मैं रैंडम कोड्स लेता हूं और कोड्स को यहाँ पे तीन तीन के कैटेगरी में अपन ग्रुप करते हैं। जैसे कि वी हैव ए सी जी 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 जी, ए जी यू यू, ए जी जी, ए जी जी सी, ए यू, ए यू, दिस आर द कोड्स। ठीक है, दिस आर रैंडम कोड्स मैंने लिख दिए। तो ये कोड्स तीन तीन के पैड्स में दिख रहे हो आप। ओके, तो जब राइबोसोम इन कोड्स को रीड करेगा ना तो वो तीन तीन के उसमें रीड करता है। सो दिस कोड्स आर नोन एज कोडोन्स। दे आर टर्म्ड एज कोडोन्स, ट्रिपल कोडोन्स। दिस इज अ कोडोन, दिस इज अ कोडोन, दिस इज अ कोडोन, दिस इज अ कोडोन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ कोडोन, तीन तीन के उसमें होगा, एंड दिस कोडोन्स आर कोडिंग फॉर अमीनो एसिड्स। ये जो कोडोन्स है which are on the messenger RNA, they are going to code for a specific amino acid। मतलब ये तीन मिला के एक अमीनो एसिड कोड करेंगे, ये तीन हम एक अमीनो एसिड कोड करेंगे, ये तीन एक अमीनो एसिड कोड करेंगे, ये तीन एक अमीनो एसिड कोड करेंगे। इस तरीके से डिफरेंट अमीनो एसिड्स का कोडिंग होगा। ठीक है, थ्रू दी मैसेंजर आरएनए। ये जो प्रोसेस है, जब मैसेंजर आरएनए से क्या बन रहा है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। मैसेंजर आरएनए के कोड्स को रीड किया जा रहा है और फिर उससे क्या बनाया जा रहा है? प्रोटीन बनाया जा रहा है। तो ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, इससे पहले वाला प्रोसेस क्या था? इसके पहले वाले प्रोसेस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस कहां हो रहा है? सो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस का स्पेसिफिक नाम है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन।
द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस है दैट मीन्स कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक कोड्स फ्रॉम द डीएनए टू द मैसेंजर आरएनए, and that is taking place in the nucleoplasm of the cell. That is taking place in the nucleoplasm of the cell, and the process is known as transcription. उसी तरीके से मैसेंजर आरएनए जो बन गया है, उस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनाया जाएगा, that is taking place in the cytoplasm. और मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक कहाँ पे, तो राइबोसोम कर रहा है ये काम. And this process is known as translation. This process is known as translation. मतलब जो भी कोड्स को मैसेंजर आरएनए लेके आया था उसे ट्रांसलेट किया जा रहा है. उसको ट्रांसलेट करके क्या बनाया जा रहा है, उससे प्रोटीन बनाया जा रहा है. ठीक है. सो कोडोन्स आपको याद रखने, कोडोन्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए एंड दिस कोडोन्स आर गोइंग टू कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो ये दोनों जो मैंने स्टेप्स लिखे, ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू टेक फर्स्ट, देन ट्रांसलेशन. दे आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ protein synthesis. We'll talk about it when we are dealing with the topic of protein synthesis. अभी ज्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, अभी आपको इतना पता होना चाहिए. सिंपल एंड इजी. साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है. ठीक है. सो नाउ मूविंग अहेड. अब कौन सा वाला आरएनए अवेलेबल है अपने पास? सो वी हैव दी टीआरएनए. ओके, टीआरएनए की अगर बात करते हैं तो अब लिखा था स्मॉलेस्ट आरएनए है. ओके, टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए. टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए. अगर उसकी बात करें तो उसका 2D स्ट्रक्चर जो है, 2D स्ट्रक्चर जो अपन देखेंगे, was given by और is given by हॉली. किसने दिया है स्ट्रक्चर? हॉली ने दिया है. ठीक है. द 2D स्ट्रक्चर इज गिवन बाय हॉले एंड इट इज नोन एज द क्लोवर लीफ मॉडल. उसे क्या कहा जाता है स्ट्रक्चर को? क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है. ठीक है. इट इज नोन एज द क्लोवर लीफ मॉडल. एंड जो हॉली ने स्ट्रक्चर स्टडी किया था दैट वाज स्टडीड इन द ईस्ट, और जो स्ट्रक्चर था दैट वाज एलिनाइल tRNA in the east. Alanine tRNA, alanine tRNA in yeast. ठीक है. अब ये एलिनाइल tRNA तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये वाला जो tRNA कौन सा एमिनो एसिड को लेके आएगा. तो ये एमिनो एसिड जो लेके आएगा दैट इज alanine. Alanine amino acid is carried by alanyl tRNA. Alanyl tRNA is going to carry the alanine नाम का amino acid. ठीक है. ठीक है. And it consists of, the transfer RNA consists of 77 nitrogen bases. It consists of 77 nitrogen bases. ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग बात ट्रांसफर आरएनए के बारे में ये है कि ट्रांसफर आरएनए में आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगी. यू विल ऑब्जर्व फोल्डिंग इन द स्ट्रक्चर. ठीक है. किस तरीके से फोल्डिंग देखने को मिलेगी? कॉपी दिस डाउन. ठीक है. तो लेट्स से दिस अ लॉन्ग स्ट्रैंड है अगर आरएनए का. इफ दिस अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ आरएनए लेट्स से लाइक दिस. ठीक है. और उसके ऊपर क्या हो गया? कोड्स हो गए. इट इज गोइंग टू हैव डिफरेंट कोड्स अवेलेबल. ठीक है. डिफरेंट कोड्स अवेलेबल हो जाएंगे. सो लेट्स से यहाँ पे ए जी टी तो नहीं आएगा, यू होना चाहिए, यू सी है. और कहीं पे दूर एक और कोड जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट्री में देखूं तो दैट्स गोइंग टू बी, लेट्स से यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होता है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है, यहाँ पे मैं जी ले लेता हूँ, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है. तो अगर ये स्ट्रैंड ऐसी लंबी है और कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स अवेलेबल है, मतलब ए बाइंड करता है ना यू के साथ जो अपन ने देखा था, ओके, सी बाइंड करता है जी के साथ, तो क्या हो सकता है कि ये दोनों लूप बना सकते हैं. दे कैन फॉर्म
और लूप, और एंड दे कैन बिकम डबल स्ट्रैंडेड। किस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बाइंड कर देंगे, देयर वुड बी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन देम। ठीक है, इस तरीके से ले लेता हूं मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ, लेट्स से दिस वाज A C U G। ठीक है, तो इसके सामने कौन आ जाएगा, G के सामने कौन आएगा, अच्छा A के सामने कौन आएगा, A आए, A के सामने U होता है, अगर DNA होता तो A के सामने T होता, कॉम्प्लीमेंट्री, पर ये अपन RNA की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे U आ जाएगा, C के सामने G आ जाएगा, U के सामने A आ जाएगा एंड G के सामने C आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इन नाइट्रोजन बेसिस के साथ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से फोल्ड हो जाता है बिकॉज देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स प्रेजेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ओके, और हाफ ऑफ इट वुड लुक लाइक दिस। अभी पूरा स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। ठीक है, तो जहां पे इस पार्ट को कहा जाता है, दिस इज द स्टेम। ओके, दिस इज द स्टेम एंड दिस पोर्शन जहां पे पेयरिंग नहीं हुई, अनपेयर्ड पोर्शन है, दिस इज नोन एज लूप। ठीक है, सो दिस इज अनपेयर्ड क्योंकि ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स नहीं थे, तो दिस इज अनपेयर्ड एंड दिस पोर्शन इज पेयर्ड। दिस पोर्शन इज पेयर्ड क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स अवेलेबल थे तो पेयरिंग हो गई। ऑल टुगेदर दिस इज नोन एज द आर्क। ऑल टुगेदर दिस इज नोन एज द आर्क। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे कि आप डीएनए की बात करते हो, डीएनए में भी आपको इस तरीके से बॉन्ड दिखते हैं, बट डीएनए में देयर आर टू स्ट्रैंड्स अवेलेबल। देयर आर टू स्ट्रैंड्स अवेलेबल। यहाँ पे टू स्ट्रैंड्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड ही क्या बना रही है, इस तरीके का डबल स्ट्रैंडेड लुकिंग स्ट्रक्चर बना रही है, ओनली सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, वी ऑब्जर्व टीआरएनए में देयर इज वी ऑब्जर्व इंट्रा स्ट्रैंड पैरिंग। इंट्रा स्ट्रैंड पैरिंग ऑब्जर्व होती है किसके अंदर, टीआरएनए के अंदर। ठीक है ना, समझ में आ गया क्यों इंट्रा में लिख रहा हूं, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड है जो इस तरीके से फोल्ड हो रही है। इट इज नॉट अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दोनों तरफ आपको नाइट्रोजन बेसिस दिख रहे हैं जैसे डीएनए में दिखते थे, बट डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होती थी, वन एंड बोथ द स्ट्रैंड्स वर एंटी पैरेलल। दोनों, एक ऊपर जा रही है तो एक नीचे की तरफ जा रही थी एंड दे वर एंटी पैरेलल। यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड है, इसे मैंने क्या लिखा है, इंट्रा स्ट्रैंड पैरिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते बिकॉज ओनली सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म्स पैरिंग। ओनली सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म्स पैरिंग, इसलिए दिस इज नोन एज इंट्रा स्ट्रैंड पैरिंग। ठीक है, समझ में आ गया। टीआरएनए के पास थोड़े बहुत डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस का फॉर्मेशन भी होता है। ओके, दैट इज डाइहाइड्रोयूरिडीन एक नाइट्रोजन बेस बनता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर आरएनए कंसिस्ट ऑफ अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस। इट कंसिस्ट ऑफ अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो अनयूजुअल में कौन सा देखेंगे, सो वन ऑफ इट इज नोन एज DHU। DHU is dihydrouridine. Then we have pseudouridine. Then we have pseudouridine. See, normally आप जो नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हो, so we have adenine, thymine, cytosine, guanine. ओके, ये सब नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, बट ये नाइट्रोजन बेसिस एक्चुअल में अवेलेबल नहीं, इनका फॉर्मेशन होता है इन दी टीआरएनए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, दे आर दी अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस। यू डोंट फाइंड देम ऑन द रेगुलर पैटर्न। आपको रेगुलर पैटर्न्स में ये नाइट्रोजन बेसिस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपन ने तो दो ग्रुप में कैटेगराइज कर रखे, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो ये तो मैंने बात ही नहीं करी। ये बात इसलिए नहीं करी बिकॉज दे आर अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस व्हिच आर फाउंड इन द टीआरएनए। टीआरएनए में ही देखने को मिलते हैं। सो वन इज डाइहाइड्रोयूरिडीन है, फिर वी हैव सूडोयूरिडीन एंड देन वी हैव आइनोसिन।
देन वी हैव आइनोसिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, विच इज फाउंड इन द टीआरएनए। अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस, नीट के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाईहाइड्रोयूरिडीन, pseudouridine and inosine are unusual nitrogen bases which are found in the tRNA or the transfer RNA, ठीक है। नाउ क्लोवरलीफ मॉडल देख लेते हैं अच्छे से पूरा, उसको देख लेंगे उसमें क्या है। तो अभी मैं जो बात कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस अवेलेबल होने की वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए का वो फोल्ड हो जाता है। आई एम सॉरी, स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का है वो फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होने के बाद इट लुक्स लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्लोवरलीफ मॉडल कहा जाता है। ऊपर से वो ओपन होता है, ये बना लूप, ये बना स्टेम, लूप एंड स्टेम, ठीक है। और आर्म बोलेगी इसको, 1 2 3 आर्म्स है, ओके। यहां पे जी होता है, बॉन्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है ACC एंड दिस इज 3' टर्मिनल, दिस इज 3' टर्मिनल में लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज 3', दिस इज 5', ठीक है। ये पूरा एक ही टीआरएनए है, दिस इज सिंगल टीआरएनए, ठीक है। और यहां पे एक चीज अवेलेबल होगी, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द क्लोवरलीफ मॉडल, दिस इज नोन एज द क्लोवरलीफ मॉडल, जिसका ये वाला एंड जो है 3' एंड जो है दैट इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, दिस इज दी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहां पे अमीनो एसिड आके बाइंड करता है, ठीक है। ये वाला जो लूप है, ये स्टेम है, ये लूप है, पूरा आर्म है, ठीक है। दिस इज नोन एज दी DHU लूप, ओके। दिस इज द स्टेम पोर्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज T-Psi-C loop, this is known as the T-Psi-C loop, ठीक है, ठीक है। दिस इज द स्टेम पोर्शन, यहां पे अमीनो एसिड बाइंड हो रहा है, इसलिए वी टर्म दिस आर्म एज द एक्सेप्टर आर्म, क्योंकि यहां पे अमीनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है। सो दिस इज नोन एज द एक्सेप्टर आर्म, दिस इज द एक्सेप्टर आर्म। यह वाला जो है T-Psi-C loop, this is actually ribosome binding loop, और यहां पे ये बाइंड करेगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और ये जो है दैट इज DHU डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप की अगर बात करें, जो अपन ने अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस बोला था, वो आपको यहाँ पे लूप में देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, DHU लूप बाइंड्स विद दी enzyme known as amino acyl synthetics. DHU loop binds with amino acyl synthetics, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, अमीनो असाइल सिंथेटेज, जिसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। मतलब अमीनो एसिड को अगर यहाँ पे बाइंड करवाना है तो पहले आपको अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराने का काम कौन करता है, अमीनो असाइल सिंथेज नाम का एंजाइम करता है, ठीक है। और ये एंजाइम को अटैच कौन करता है, DHU लूप दैट इज प्रेजेंट ऑन दी ट्रांसफर आरएनए, that activates the amino acid, ठीक है। यहां पे एक और लूप अवेलेबल होता है which is known as the variable loop, okay। वेरिएबल लूप चेंज होता रहता है, this variable loop keeps on changing, ठीक है। so this is a variable loop, this is the variable loop, ठीक है। और यहां पे आप नीचे की तरफ अगर देख रहे हो
ठीक है। सो मैंने आपको मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 3 के पेयरिंग बताई थी उसे कोडोन कहा गया था। यहाँ पे भी कोड्स अवेलेबल हो गए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CUC। ठीक है, तो ये जो 3 कोड है ये बाइंड करते हैं किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज टर्म्ड एज एंटी कोडोन, दिस इज टर्म्ड एज एंटी कोडोन। ये जो 3 है इन्हें एंटी कोडोन कहा जाएगा। ठीक है, और जो मैसेंजर आरएनए के पास अवेलेबल था दैट इज नोन एज कोडोन। ठीक है, दिस इज नोन एज द एंटी कोडोन आर्म भी कह सकते हैं, या फिर नोडॉक आर्म भी कहा जाता है इसे। दिस ऑल्सो नोन एज नोडॉक आर्म या फिर एंटी कोडोन आर्म। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर that is the 2D structure, it was given by Holle, okay, and it is the clover leaf model of tRNA. क्या चीज है ये, दिस इज the clover leaf model of tRNA। ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये एक tRNA ये जो क्या हो चुका है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मिलने की वजह से वो क्या हो चुका है, बाइंड हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेट्स से G है तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं CGUA, तो यहाँ पे आ जाएगा UACGC। इस तरीके से क्या है, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, तो वो क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, लूप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो याला जो पोर्शन है इसके पास DHU लूप होता है, डाई हाइड्रोयूरिडीन, जो नाइट्रोजन बेस था, और उसका काम क्या होता है, इट बाइंड्स विद द एमिनो एसिड सिंथेस नाम के एंजाइम के साथ। ये एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन कर देता है एमिनो एसिड का, जिसकी वजह से एमिनो एसिड यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट के ऊपर आके बाइंड हो जाते हैं। इसी की वजह से ये जो आर्म है इसे कहा जाता है एक्सेप्टर आर्म कहा जाता है। ये जो दूसरा आर्म जो दिख रहा है, जिसको आपने TSIC लिखा हुआ है, ओके, TSIC, T स्टैंड्स फॉर थाइमीन। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर थाइमीन तो राइबोसोम में होता ही नहीं है, थाइमीन तो आरएनए में होता ही नहीं है, बट दिस इज अ मॉडिफाइड थाइमीन, दिस इज अ मॉडिफाइड थाइमीन, इसलिए इट इज नोन एज राइबोथाइमीन साइसी। दिस इज नॉट अ रेगुलर थाइमीन, आपको याद रखना है। ये जो थाइमीन में यहाँ पे दिखाया है मैंने, दिस इज दी modified thymine, because a normal thymine is found in the DNA। और ये तो मैंने स्ट्रक्चर बताया आरएनए का, तो आरएनए के पास वो थाइमिन प्रेजेंट नहीं है, पर मैंने यहाँ पे T लिखा है, तो ये जो T रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मॉडिफाइड थाइमिन को, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, राइबोथाइमिन। ठीक है, ये जो लूप है दिस इज गोइंग टू बाइंड विद द राइबोसोम। जब प्रोसेस चल रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो राइबोसोम को पकड़ के रखने का काम करेगा याला लूप। ठीक है, देन वी हैव द वेरिएबल लूप, द वेरिएबल लूप कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कन्वेयर बेल्ट होता है ना, वो मूव करेगा, तो उस तरीके से ये भी लूप क्या करता है, मूव करता रहता है, जिसकी वजह से ये जो कोडोन, एंटी कोडोन वाला पार्ट है, उसके कोड्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। द कोड्स आर गोइंग टू चेंज बिकॉज एज इट कीप्स ऑन मूविंग, द कोड्स जो यहाँ पे, तो कोड्स आगे मूव हो जाएंगे, तो दूसरे कोड्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल एंड इजी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सो आप डायग्राम कॉपी कर लेना पॉज करके वीडियो। सो आई हैव मेंशन्ड कि so the modified thymine, okay, which we termed it as R ribothyamine, which we termed it as ribothyamine, termed it as ribothyamine, is found in tRNA। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। थाइमिन अवेलेबल है, पर कौन सा, मॉडिफाइड थाइमिन अवेलेबल है। ठीक है, सो ये जो अपने स्ट्रक्चर की बात करी, दैट वाज द 2D स्ट्रक्चर गिवन बाय होले एंड नोन एज द क्लोवरलीफ मॉडल। अभी यहाँ पे लेट्स से मैंने मैसेंजर आरएनए की मैं बात कर रहा था, ओके, तो मैसेंजर आरएनए में
5' टर्मिनल है, 3' टर्मिनल है, यहाँ पे कोड्स हो गए 3 के कोडोन्स, इनको कोडोन्स नाम दिया था। तो जो टीआरएनए है वो आके यहाँ पे बाइंड होता है इस तरीके से, ये प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट आ गया, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ये जो कोड्स है दे शुड बी, दिस आर कोडोन्स, दिस आर एंटी कोडोन्स, दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तभी जाके वो बाइंड कर पाएगा। और यहाँ पे कौन सी चीज अटैच होगी, यहाँ पे देयर वुड बी द अटैचमेंट ऑफ द एमिनो एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी मैसेंजर आरएनए हैं उनके पास एक एक टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड लेके। ठीक है, ठीक है, सबके पास एक एक डिजायर्ड एमिनो एसिड होगा, है ना। ठीक है, और ये एमिनो एसिड को टीआरएनए लेके आएंगे। ठीक है, और फिर टीआरएनए उनको यहाँ पे ड्रॉप करके चले जाएगा, और हर एक एमिनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एट द एंड टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, फिर वो चला जाएगा, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, फिर वो चला जाएगा। तो इस तरीके से वी वुड एंड अप विद अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, काफी लंबी चेन ऑफ अमीनो एसिड मिल जाएगी। ओके, एंड वी टर्म इट एज द प्रोटीन, वी टर्म इट एज द प्रोटीन। समझ में आ गया? ठीक है, okay, so there is one more structure that is known as the 3D structure of tRNA. We are not going to draw it 3D structure क्योंकि 2D structure मैंने बना दिया है, that was given by Hulle. So 3D structure of tRNA was given by Kim and Klug. ठीक है, and how does it look like? So it looks like inverted L. L को अगर उल्टा कर दे तो it looks like this. I'm not going डिटेलिंग नहीं बना रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, so this was all about the RNA. In the next lecture we would compare the two structures DNA and RNA and we'll talk about the detailings about that structure. आपको ये समझ में आ गया? लास्ट जो पॉइंट मैंने बोला 2D वाला स्ट्रक्चर अपने डिस्कस किया, 3D वाला की जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, बट आपको इतना रखना है 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए वाज गिवन बाय कीम एंड क्लग एंड इट इज नोन एज द इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा फॉर द टीआरएनए। ठीक है, सो आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक। थैंक यू।